बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन टर्मिनोलॉजीज़ को एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाए। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि जब हम कहते हैं कि जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम इन शॉर्ट पीडी कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे पीडीई। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारी मुराद क्या होती है। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है दैट कंटेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम जाहिर करते हैं यू से, एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। और यही जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसे हम अननोन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से। अच्छा, पहले हम ओडी को समझते हैं ताकि पीडी को समझने में आसानी हो। अच्छा, ओडी में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यू, वो असल में फंक्शन होता है एक वेरिएबल का। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ एक्स ले लिया। तो होता ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम जाहिर कर रहे हैं यू से। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ओडीज के अंदर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि यू, ये डिपेंड कर रहा है एक्स और टी पे। अच्छा, हम अपने कोर्स में टी से मुराद ले रहे होंगे टाइम। ठीक है, तो एक्स जो है ये स्पेस वेरिएबल है, और टी जो है इससे हम जाहिर करेंगे टाइम को। तो इसका मतलब ये है, अगर कहीं यूँ लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, वो दर हकीकत एक स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सम टाइम यूँ भी होता है कि यू जो हमारा है वो एक्स वाई टी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो स्पेस वेरिएबल है वो अब दो हो गए हैं और एक टाइम वेरिएबल हो गया। इसी तरह यूँ भी हो सकता है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, वो कितने वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा हो, एक्स वाई जी, अगर हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे, और ये टी। यू कुछ भी है, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। यू जो है वो स्पीड ऑफ वेव भी हो सकती है, यू जो है वो टेम्परेचर भी हो सकता है, और इसी तरह से यू डेंसिटी भी हो सकती है किसी फ्लूइड की, और ये डिपेंड कर रही है एक्स वाई जी पे और डी पे। तो जो एक्स वाई जी है ये हमारे कहलाते हैं स्पेस वेरिएबल, ये स्पेस वेरिएबल्स हैं, और टी हमारा जो है वो टाइम है। तो इन जनरल पीडी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसके पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल खुद भी हो सकता है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव भी हो सकता, लेकिन उनके पार्शियल डेरिवेटिव का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे इसको मिसालों से समझते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू के पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका पता हमें ऐसे लगता है कि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं यू के। ठीक है, तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे हमें ये पता चल रहा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है। डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें यू, क्योंकि यू के पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है। तो यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टी और एक्स पे, एक्स और टी पे।
तो कितने स्पेस वेरिएबल हैं? स्पेस वेरिएबल एक है और टाइम का जो वेरिएबल है वो भी, वो टाइम तो वैसे ही एक ही है, होता है, ठीक है, मगर स्पेस वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है u वो ख़ुद मौजूद नहीं है, मतलब उसके पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हैं। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारा असल में अननोन फंक्शन होता है, ठीक है। यानी अगर कोई आपसे कहे कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो असल में वो आपसे कहता है कि आप u ये फाइंड करें, u x ऑफ t, यानी आप u फाइंड करें जो डिपेंड कर रहा होगा x और t पे, ठीक है जी। तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सबस्क्रिप्ट की नोटेशन में लिखूंगा तो मैं u लिखूंगा, u सबस्क्रिप्ट में छोटा सा t लिख दूंगा। इसका मतलब होगा कि हमने डेरिवेटिव लिया है टाइम के रिस्पेक्ट से k, और इस तरह नहीं लिखूंगा मैं पार्शियल के लिहाज से, बल्कि u लिखूंगा, u इसके सबस्क्रिप्ट में 2x लिख दूंगा। इस 2x का मतलब ये होगा कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिए रखा है 2 दफ़ा x के लिहाज से, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं चूँकि यहाँ पर हमने ये डिस्कस करना था कि पीडी क्या होती है, और साथ में पीडी को हम ऑपरेटर फॉर्म में भी लिखना सीखेंगे कि ऑपरेटर की फॉर्म में हम पीडी को कैसे लिखते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तो डेफिनेशन समझ आ गई है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद हों। और जब भी आपके सामने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, एक कंक्लूजन आपने फ़ौरन निकाल लेना है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे हमारे यहाँ u है, वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वो होता है जिसका डेरिवेटिव लिया गया होता है। जैसे इसमें किसका डेरिवेटिव लिया गया, u का, और u का डेरिवेटिव किसके लिहाज से, t और x के लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल u है और वो डिपेंड कर रहा है x और t पे। तो जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये बात याद रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनकी तादाद एक से ज़्यादा होगी, ठीक है, जिन पे आपका वेरिएबल जो अननोन फंक्शन है वो डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ u x और t पे कर रहा है। अच्छा, इसको हमने लिखा सबस्क्रिप्ट की नोटेशन में ऐसे। अब हम इसको लिखना चाहेंगे कि जिसको ऑपरेटर की फॉर्म में कैसे लिखें, तो इसके लिए हमें कुछ सपोजिशन करनी पड़ेगी। हम करेंगे जी सपोज कि पार्शियल ओवर पार्शियल t को हम जाहिर करेंगे l और इसके सबस्क्रिप्ट में t लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह से पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर, इसको मैं जाहिर करूँगा जी l, और इसके सबस्क्रिप्ट में मैं x लिख दूँगा, ठीक है। ये t ये बता रहा है कि ये जो, क्योंकि पार्शियल ओवर पार्शियल t एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये t ये बता रहा है कि l से आपने इस पर ऑपरेटर को शो किया है, और ये ऑपरेटर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये t के रिस्पेक्ट से है। और यहाँ पर ये x बता रहा है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि सेकंड ऑर्डर है, ये x के रिस्पेक्ट से। तो इसी इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ, पार्शियल ओवर पार्शियल t की जगह मैं लिख दूंगा lt, और साथ में क्या है, u इज इक्वल टू k l x u। तो ये मैंने इसे किसकी फॉर्म में लिख दिया है, ये मैंने इसे ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है यूँ, पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस x पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, इसको मैं सपोज करूँगा कि इसे मैं ज़ाहिर करूँगा एल और सबस्क्रिप्ट में लिख दूँगा एक्स। तो जहाँ एल एक्स आया होगा उससे मुराद होगी हमारी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। और इसी तरह से ये पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को मैं ज़ाहिर कर दूँगा एल वाई से। तो जहाँ भी एल वाई आ रहा होगा उससे मुराद हमारी
पार्शियल ओवर पार्शियल वाई होगी। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं दोबारा लिख सकता हूँ इस तरह से, एल एक्स यू प्लस एक्स एल वाई यू इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये हमारी कहलाती है हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, वन डायमेंशन। और चूंकि स्पेस वेरिएबल एक है, यहाँ देखें स्पेस वेरिएबल एक ही है एक्स, तो इसलिए वन डायमेंशनल है। अगर मैं हीट इक्वेशन को लिखूं और उसे हम 2-3 डायमेंशन में लिखने की कोशिश करें तो वो कैसी होगी। ठीक है, अब हम हीट इक्वेशन को 2-3 डायमेंशन में लिखने की कोशिश करते हैं। सेकंड एग्जांपल लीजिएगा, देखें पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल्स टू के। अच्छा, यहाँ मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि यू से मुराद वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, यू कुछ भी हो सकता है। यू से हम टेम्परेचर को भी शो कर सकते हैं, यू वेलोसिटी भी हो सकती है, यू डेंसिटी भी हो सकती है। ठीक है, और यू कंसंट्रेशन भी हो सकती है किसी स्पेशी की। ठीक है, तो वो स्पेशीज़ की, तो हम ये नहीं बता रहे यहाँ कि यू क्या है। ठीक है, इस वक्त यू कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर अटैक करेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, यू, अब मैं इसे यूँ लिखता हूँ पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हीट इक्वेशन है तो इसमें यू से मुराद टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये हीट इक्वेशन है, हीट इक्वेशन, और यू से मुराद है टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर है जिसे हमने यू से ज़ाहिर कर रहा है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे, क्योंकि एक्स और वाई के लिहाज से डेरिवेटिव है, और टी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसमें स्पेस वेरिएबल दो हैं, लिहाजा ये कहलाएगी 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, इसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो यू लिखेंगे यू टी इज इक्वल्स टू के, इसको लिखेंगे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। अगर इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले आपको ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे सपोज करें इसको पार्शियल ओवर पार्शियल टी को मैं लेता हूँ एल टी, ये मैं खुद डिफाइन कर रहा हूँ, आपको और नाम भी रख सकते हैं। ये पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ एल एक्स, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, और इसे मैं लिख रहा हूँ एल वाई, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। तो ये हमने खुद डिफाइन किए हैं। आप इसे एल टी ना कहें, आप इसे कुछ और कह दें, एल कह दें, इसको एम कह दें, इसको एन कह दें। ठीक है, तो मैं इस तरह से कोर्स में डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल टी साथ में यू इज इक्वल टू के एल एक्स यू प्लस एल वाई यू। इसी तरह से हम जो हीट इक्वेशन है उसको 3 डायमेंशन में भी, हीट इक्वेशन को 3 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, और यहाँ यू से मुराद है टेम्परेचर। ठीक है, इज इक्वल टू के पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। हम जनरलाइज करेंगे, जब वो देखें, जब 1 डायमेंशन में थी तो ये टर्म उसमें नहीं थी, जब 2 डायमेंशन में थी तो हमने वाई स्क्वायर के लिहाज से सेकंड डेरिवेटिव ऐड किया। अब 3 डायमेंशन में तो एक डेरिवेटिव और ऐड कर देंगे, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर। तो ये हीट इक्वेशन है इन 3D। आपको कैसे पता चला कि 3 डायमेंशन में, क्योंकि जो u है, जो टेम्परेचर है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जी और टी पे। तो स्पेस वेरिएबल आपने चेक करने हैं कितने हैं, स्पेस वेरिएबल 3 है, लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये 3 डायमेंशंस में है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गई पीडी की काफ़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पीडीज़ की। ठीक है, ये देखें पीडी की एक एग्जांपल ये रही, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0,
ये लेप्लास इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। और लेप्लास इक्वेशन को याद करना इतना मुश्किल नहीं है। यू का जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका सेकंड डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट से, फिर वाई के रिस्पेक्ट से, इन दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर होता है। ये लेप्लास इक्वेशन है और 2D के अंदर है ये, ठीक है। 3D के अंदर क्या होगा जी, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड इज इक्वल टू 0। यू एक्स एक्स का क्या मतलब है कि यू का डेरिवेटिव 2 दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट से, 2 दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट से। यू वाई वाई का यू जी जी का मतलब है कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट से। इन तीनों का सम 0 है। ये भी लेप्लास इक्वेशन है, मगर ये कितने डायमेंशन में है, ये 3D में है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से वेव इक्वेशन होती है, इसके नाम से ही जाहिर है, ठीक है। तो कि वेव इक्वेशन से मुराद ये है कि ये इक्वेशन किसी वेव फिनोमेना से रिलेटेड है, जिसको हम बाद में बड़ी तफसील के साथ देखेंगे, ठीक है। और वेव इक्वेशन कैसी होती है देखने में, वो इस तरह से होती है कि यू का टाइम के लिहाज से 2 दफ़ा डेरिवेटिव है और ये सी स्क्वायर और फिर यू एक्स एक्स, ठीक है। और ये सी स्क्वायर, इस सी पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से ये चूँकि एक वेरिएबल इसमें आ रहा है, स्पेस वेरिएबल एक्स, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो u का जो डेरिवेटिव है वो स्पेस वेरिएबल सिर्फ x के लिहाज से, y और z तो है ही नहीं, और टाइम के लिहाज से, तो ये 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होगी, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। और इसी तरह 3 डायमेंशन में क्या होगी, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी। ये वेव इक्वेशन है, ये 1 डायमेंशन में है, 1D में है, ये 2D में है, ये 3D में है। इन सारी इक्वेशनों को हम ड्राइव भी करेंगे अगर हमें टाइम मिला, ठीक है, और बहुत तफसील के साथ जाएंगे। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेप्लास, हमें तो चूँकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स चाहिए थी, तो ये सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव का आपको कैसे पता चलेगा कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो उसकी नोटेशन से हमें पता चल जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ यू देखें, अपने यू के डेरिवेटिव चेक करें, एक्स के रिस्पेक्ट से भी और टी के रिस्पेक्ट से भी। इसका मतलब है आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 वेरिएबलों पर डिपेंड कर रहा है, जबकि ओडी में ऐसा नहीं होता, वो एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जब भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करेगा तो हम पीडी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो पीडी हो गई। अब हम बात करेंगे जी ऑर्डर ऑफ पीडी पे, कि जी पीडी का ऑर्डर क्या होता है। जी ऑर्डर से मुराद ये है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अपीयर हो रहा होता है वो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि चीज़ों को अगर बहुत आपने सॉलिड तरीके से समझना है तो आपने एग्जाम्पल से समझनी है चीज़ें, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और डिस्कस करते हैं जी। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मुझे बताएं कि जो u है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके कौन कौन सा डेरिवेटिव मौजूद है। आप कहेंगे सर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फर्स्ट है, एक ही है। तो इसका मतलब है ऐसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर पीडी। अब हम आते हैं एक और पीडी की तरफ। इस पीडी को देखें, माइनस इसके अंदर भी 2 डेरिवेटिव हैं, मगर ये डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि u का डेरिवेटिव लिया गया है t के रिस्पेक्ट से एक दफ़ा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म कि u का हमने डेरिवेटिव लिया है 2 दफ़ा x के रिस्पेक्ट से। तो इसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कौन सा है,
वो सेकंड ऑर्डर है, तो ये इक्वेशन भी कौन सी ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर, तो ये सेकंड ऑर्डर पीडी है। आपने क्या करना है, ये बात बहुत अहम है, आपने हाईएस्ट ऑर्डर चेक करना है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, एक और इक्वेशन देखते हैं, जैसे पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई माइनस यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इज इक्वल टू 0। ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको यू लिख देते हैं, पार्शियल क्यू। तो आप देखें इस पीडी के अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये भी यू का डेरिवेटिव है वाई के लिहाज से, ये यू का डेरिवेटिव है एक्स के लिहाज से, मगर ये कितनी मरतबा डेरिवेटिव लिया गया है यू का लिहाज से, 3 मरतबा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, थर्ड। तो ये पीडी जो हमारी है थर्ड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर पीडी। तो इस तरह से हम पीडी का ऑर्डर चेक करते हैं कि जो पीडी होती है वो किस ऑर्डर की है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा लिखने का डिफरेंट स्टाइल, एक सबसे स्टाइल भी मैंने आपको बताया था। फर्ज करें एक ओडी ये मैं आपको बता रहा हूँ, u की पावर 4 uxx प्लस uxxy इज इक्वल टू 2। इस पीडी का मुझे आप अगर ऑर्डर बताएं तो क्या होगा, तो उसके लिए ऑर्डर के लिए आपको जानना होगा कि इसके अंदर जो डेरिवेटिव मौजूद हैं उनका ऑर्डर क्या है, ये चेक करें। इसका क्या मतलब है कि यू का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है, और दोनों ही दफ़ा किसके लिहाज से लिया गया है, एक्स के लिहाज से। इस टर्म को चेक करें, यू का 3 दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है, 2 दफ़ा एक्स के लिहाज से, 1 दफ़ा वाई के लिहाज से। तो ये टर्म किस ऑर्डर की है, ये थर्ड ऑर्डर की है, और ये सेकंड ऑर्डर की है। तो थर्ड और सेकंड में हाईएस्ट कौन सा हुआ, थर्ड। तो ये पीडी जो है ये थर्ड ऑर्डर पीडी है। तो इस तरह से हम ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस तरह हम ऑर्डर को एक्चुअली हम फाइंड करते हैं कि जी जो ऑर्डर ऑफ पीडी है वो हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव देखा जाता है, ठीक है, कि क्या है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पे हम पीडी को कैटेगराइज करेंगे 2 हिस्सों में। ठीक है, एक पीडी वो होगी जो लीनियर होगी, ठीक है, पीडी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और एक होगी नॉन लीनियर। अब हम ये देखेंगे कि सर हमने 2 तरह से पीडीज को कैटेगराइज किया कि एक पीडी लीनियर है, एक नॉन लीनियर है। तो फिर ये बात भी समझने के लिए ज़रूरी है कि क्या होती है लीनियर पीडी। ठीक है, अच्छा देखें, लीनियर पीडी को समझने के लिए आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जो जिसको आप टिप कह लें, ठीक है, या ट्रिक कह लें, कुछ भी कह लें, वो ये है, आपने फोकस करना है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। बस आपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे फोकस करना है और पार्शियल डेरिवेटिव पे करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे फोकस नहीं करना है। ठीक है जी, तो एक पीडी लीनियर होगी अगर उसके अंदर ये 2 खुसूसियात होंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2 खुसूसियात। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है किसी भी पीडी के अंदर, उसको हम यू से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, वाई से भी कर सकते हैं, टी से भी कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उनके ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, कि पावर 1 होनी चाहिए। पावर जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए, मगर किसकी पावर, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि किसकी पावर 1 के बराबर होनी चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि पावर किसकी 1 के बराबर होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव, पीडी। तो पार्शियल डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी जो प्रॉपर्टी है लीनियर इक्वेशन की वो क्या है, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट चेक करने हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है,
दोबारा सुने, पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको कहा था टिप यही है कि आपने फोकस करना है डिपेंडेंट वेरिएबल पे और पार्शियल डेरिवेटिव पे। तो जो कोएफिशिएंट्स हैं, किसके कोएफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल के और पार्शियल डेरिवेटिव के, वो कैसे होने चाहिए, वो या तो कांस्टेंट होंगे या उनके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होगा, उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहेंगे लीनियर। अदरवाइज अगर ये दो प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है, और या दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर हम उसे कहेंगे नॉन लीनियर। लेकिन इन बातों को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल्स लेने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसमें लीनियर भी लेंगे, हम नॉन लीनियर भी लेंगे, तो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। पहली एग्जाम्पल ये, एक्स पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपने सबसे पहले ये देखना है कि पावर देखनी है आपने, किसकी पावर देखनी है आपने, डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव्स की। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या दिख रहा है हमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, क्योंकि यू का डेरिवेटिव लिए गए हैं, मगर इस इक्वेशन के अंदर तो यू है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ यू के डेरिवेटिव मौजूद है। अच्छा, अब आपने डेरिवेटिव पे फोकस करना है, क्योंकि यू तो है ही नहीं सिरे से इसमें। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है हमारा यू इसमें है ही नहीं, तो अब हम फोकस करेंगे किस पे, पार्शियल डेरिवेटिव पर। ये एक पार्शियल डेरिवेटिव है और ये एक पार्शियल डेरिवेटिव है। इनकी पावर चेक करें, इनकी पावर है 1, इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1। ये पावर नहीं है, ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है ना, ये पावर नहीं है, जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं आप या इंडेक्स कहते हैं। ये 2 तो ये बता रहा है कि हमने u का डेरिवेटिव 2 दफ़ा लिया एक्स के रिस्पेक्ट से, ये ऑर्डर है, ये पावर नहीं है। तो यहाँ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की भी पावर 1 है, यहाँ जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसकी भी पावर 1 है। तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई है कि पावर क्या होनी चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव की, 1 होनी चाहिए। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जैसे हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव के आपने कोएफिशिएंट्स देखने हैं, ये कोएफिशिएंट है और ये कोएफिशिएंट है। ये कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, या तो कांस्टेंट होने चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है जी, या तो ये कांस्टेंट होंगे और या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ये डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, और आप देखेंगे, मुझे बताएंगे कि लीनियर है, ये इक्वेशन लीनियर है। लीनियर इसलिए है कि जितने भी डेरिवेटिव हैं उनके ऊपर पावर 1 है, डेरिवेटिव के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट तो नहीं है, मगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी एक्स और वाई है। ठीक है, एक और इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, अच्छा, u पार्शियल u बाय पार्शियल t प्लस x पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू 2। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी के पहली कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे यहाँ u है उसके ऊपर पावर क्या है, 1। डेरिवेटिव्स जितने हैं उन पे भी पावर क्या है, 1। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो पावर है डिपेंडेंट वेरिएबल्स की और पार्शियल डेरिवेटिव्स की, वो 1 होनी चाहिए। तो पावर तो 1 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट चेक करने हैं। ठीक है, और यू के भी कोएफिशिएंट चेक करने हैं। अब आप चेक कीजिएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव है इसका और ये पार्शियल डेरिवेटिव है। इस पार्शियल डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स, और एक्स कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इस पार्शियल डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट क्या है, यू, और यू कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखें, जब भी पार्शियल डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएं, जैसे कि यहाँ पे u आ रहा है, तो फिर ये इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाती है। ठीक है, आसान भाषा में इसको ट्रांसलेट करना चाहें, u का डेरिवेटिव
और u ये प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए, या u है या u का डेरिवेटिव है, ये प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। डेरिवेटिव अगर प्रोडक्ट में हो गए तो भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ पार्शियल u बाय पार्शियल t पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस u इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर या नॉन लीनियर। तो आपने दो कंडीशंस देखनी है, u के ऊपर पावर 1 है, डेरिवेटिव के ऊपर भी पावर 1 है, तो ये तो हो गई है लीनियर, सॉरी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, u का यहाँ चेक आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, आपने सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पे फोकस करना है और पार्शियल डेरिवेटिव पे फोकस करना है। तो ये u जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट चेक करें 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट या तो कांस्टेंट होगा, और अगर वेरिएबल होगा तो उसके अंदर कौन सा वेरिएबल आ रहा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, यहाँ हालात कुछ डिफरेंट है, यहाँ पार्शियल u बाय पार्शियल x और पार्शियल u बाय पार्शियल t, प्रोडक्ट के अंदर क्या आ रहे हैं, डेरिवेटिव। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर अगर क्या आ जाए, डेरिवेटिव, तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है, नॉन लीनियर, ये अब लीनियर नहीं है। और ये याद रखिएगा कि लीनियर को हल करना आसान होता है और नॉन लीनियर को हल करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी इक्वेशन नॉन लीनियर है। अच्छा जी, अब एक और इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, ये u सब x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u इज इक्वल्स टू x। इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, ये असल में लिखा हुआ है पार्शियल u बाय पार्शियल x, और ये लिखा हुआ है u के ऊपर पावर हाफ इज इक्वल टू x। तो आपने यहाँ पे देखना है पार्शियल डेरिवेटिव, इस पार्शियल डेरिवेटिव की पावर, और u यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर चेक करनी है। इसकी पावर 1 है और यहाँ पावर है हाफ, 1 नहीं है, तो ये इक्वेशन भी क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, अच्छा जी, एक और इक्वेशन लेते हैं, यू आर आर का मतलब है u का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया r के रिस्पेक्ट से, 1/r यू आर प्लस 1/r स्क्वायर u थीटा थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ सबसे पहले आप चेक करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। डिपेंडेंट वेरिएबल है u, किस पे डिपेंड कर रहा है जी, r पे और थीटा पे। ये आपको कैसे पता चला कि r और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये आपको डेरिवेटिव से पता चला। u का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से भी है, r के लिहाज से भी है, तो u डिपेंड कर रहा है r और थीटा पे। तो ये जो u है ये क्या है हमारा, ये u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारा फोकस होना चाहिए u पे, हमने सिर्फ u को देखना है, हमने r की पावर नहीं देखनी कि यहाँ r की पावर 2 है। ठीक है, हालांकि ये जब ऊपर जाएगा तो r की पावर हो जाएगी -2 और यहाँ r की पावर हो जाएगी -1। हमने r को नहीं देखना क्योंकि r और थीटा जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने देखना ही नहीं है, आपने देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव को देखना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव को। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है 2 दफ़ा r के लिहाज से, तो इसकी पावर 1 है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है कि पार्शियल डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी पावर 1 होनी चाहिए। इस पूरी इक्वेशन के अंदर u है ही नहीं सिरे से। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हर टर्म को आप चेक करें। ये जो टर्म है, 3 टर्म्स है इसमें, ये टर्म्स, इस टर्म में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। किस किस का प्रोडक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल का और पार्शियल डेरिवेटिव का। ठीक है, या पार्शियल डेरिवेटिव का पार्शियल डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को मिसाल दूं, ये टर्म देखें कैसी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, लीनियर या नॉन लीनियर, तो इसको चेक करेंगे।
तो आप चेक करें कि यहाँ u के ऊपर पावर 1 है, पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर भी पावर 1 है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में इस टर्म में प्रॉब्लम आ रही है। ये वो टर्म है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कहीं पे भी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। या जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया, अगर कहीं पे पार्शियल डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, वहाँ भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर की कहानी थी, ठीक है जी। अब हम आते हैं होमोजीनियस की तरफ और इनहोमोजीनियस की तरफ। ये भी इक्वेशन को कैटेगराइज करने का एक तरीका है। तो बाज़ लोग इस तरह भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं इक्वेशंस को। तो ये एक इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इनहोमोजीनियस को नॉन होमोजीनियस भी कहते हैं, ठीक है, नॉन होमोजीनियस। इनहोमोजीनियस कहें या नॉन होमोजीनियस पीडी कहें, बात एक ही है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अच्छा, इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो, फर्स्ट ऑर्डर की हो, सेकंड ऑर्डर की हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, nth ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की हो, अगर हर टर्म के अंदर क्या मौजूद है, डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका कोई डेरिवेटिव, हर टर्म के अंदर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो होमोजीनियस है, वरना फिर वो नॉन होमोजीनियस है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ें समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये कुछ पीडीज लेते हैं हम। यू टी इज इक्वल्स टू 4uxx। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। मैंने आपको कहा था हर टर्म में क्या होगा, कंटेन्स व्हाट, जो डिपेंडेंट वेरिएबल u, या तो उसमें u होगा या उसमें पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। इस टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव है, यस। इस टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव है, यस। 2 टर्म है, दोनों टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी होमोजीनियस। एक और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। ux प्लस यू वाई प्लस यू इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, उसका पता किस तरह चलेगा। हर टर्म को हम एनालाइज करेंगे। इस टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव है, यस, क्योंकि ux का मतलब है पार्शियल u बाय पार्शियल x। इस टर्म में है, यस, यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव है। और मैंने डेफिनेशन क्या बता रही है, डेफिनेशन को आपने समझना है। डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए हर टर्म के अंदर, या उसका डेरिवेटिव होना चाहिए हर टर्म के अंदर, तभी हम उसे क्या कहेंगे। देखें, यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ डेरिवेटिव है, और यहाँ u खुद है, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो खुद मौजूद है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये भी होमोजीनियस है। अब जब मैं नॉन होमोजीनियस की मिसाल दूंगा ना, तो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यू टी प्लस यू एक्स एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब चेक करें, इस टर्म के अंदर तो पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन ये टर्म, इस टर्म में ना तो पार्शियल डेरिवेटिव है, वन ऑफ इट्स डेरिवेटिव मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव, न तो पार्शियल डेरिवेटिव इसमें मौजूद है और न डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मौजूद है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको सोर्स टर्म की एग्जांपल दूंगा कि सोर्स टर्म क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है, ये ux प्लस यू वाई इज इक्वल टू 4। तो अब आप देखें, इस टर्म में भी पार्शियल डेरिवेटिव है, इस टर्म में भी पार्शियल डेरिवेटिव है, और इस टर्म के अंदर न तो पार्शियल डेरिवेटिव है
और ना यू से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल है, ना यू है, इसका मतलब है ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। और ये वाली टर्म हमारी कहलाती है सोर्स टर्म। सोर्स टर्म वो होती है जिसकी वजह से इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होती है, ठीक है। तो सोर्स टर्म में याद रखिएगा, सोर्स टर्म की पहचान क्या होती है, या तो ये कांस्टेंट होती है, ये टर्म ये सिर्फ कांस्टेंट होती है। इस टर्म के अंदर ये जो सोर्स टर्म होती है ओनली कंटेन्स ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर फोकस करना होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो हम उस टर्म को सोर्स टर्म कहेंगे जो या तो कांस्टेंट हो या उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब इसके अंदर तो पार्शियल डेरिवेटिव है, इस टर्म में भी पार्शियल डेरिवेटिव है, इस टर्म में भी पार्शियल डेरिवेटिव है यू का, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का। इस टर्म पे फोकस करें आप, इसमें यू नहीं है, न ही इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसे हम कहेंगे सोर्स टर्म। और सोर्स टर्म जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पीडी। तो इसकी पहचान ये होती है। कुछ और इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये ओडी है, पीडी सॉरी होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अच्छा जी, एक इक्वेशन ये लिखी हुई है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। तो आप चेक करें, इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव है, और कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो या कोई कांस्टेंट मौजूद हो जीरो के अलावा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस को आप कई तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यू, हर टर्म के अंदर अगर यू मौजूद है और इसके पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हैं हर टर्म में, तो वो होमोजीनियस होगी, ठीक है। और अगर हर टर्म में यू मौजूद नहीं है या उसके पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखें, इस टर्म में भी पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें भी है, इसमें ना तो पार्शियल डेरिवेटिव है और ना यू है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या हो गई है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब हम आते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ पीडी की तरफ, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ अ पीडी इज अ फंक्शन जिसको हम यू कहते हैं। ये जो यू है ये इस जो भी पीडी दी होगी ये उस पीडी का सॉल्यूशन कहलाएगा अगर ये जो यू है ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और कुछ कंडीशंस दी होंगी उसे भी सेटिस्फाई करे। फिल वक्त हम कंडीशन वाली बात को रहने देते हैं, इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और ये जो इक्वेशन वाली बात है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फर्ज करें एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है यू टी इज इक्वल्स टू 4u(x)। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप लोगों के सामने जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना, आपने कुछ सवालात अपने आप से पूछना है। मिसाल के तौर पे ये होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है, ये लीनियर है या नहीं है, ठीक है, ये सवालात अपने आप से पूछना है। इसकी ऑर्डर कितना है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसमें यू एक्स एक्स भी है, यू टी भी है। यू एक्स एक्स का मतलब ये है कि यू का डेरिवेटिव लिया गया है एक्स के लिहाज से 2 दफ़ा, और यू टी का मतलब है कि यू का डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से लिया गया 1 दफ़ा, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑर्डर पी डी है। हर टर्म के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर ये होमोजीनियस हो गई है, क्योंकि हर टर्म के अंदर अगर पार्शियल डेरिवेटिव होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो फिर ये होमोजीनियस हो जाएगी। तो ये होमोजीनियस है, ठीक है। आपसे एक शख्स कहता है कि शो दैट u x, t इज इक्वल्स टू
sin x exponential minus 4t is a solution of above PDE। तो हम कैसे कहेंगे कि ये जो u दिया गया है ये इस PDE का सॉल्यूशन है? देखें, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप सॉल्यूशन की डिस्कशन करते हैं कि किसी PDE को सॉल्व कर रहे हैं तो इस PDE के अंदर आप चेक करें u का डेरिवेटिव किसके लिहाज से लिया गया है? टाइम और x के लिहाज से, स्पेस वेरिएबल x है। तो इसका मतलब है u हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे? x और t पे। तो किसी भी जायज़ तरीके से अगर मुझे ये u मालूम हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है कि u हमारा है साइन x और एक्सपोनेंशियल माइनस 4t, ठीक है, तो अगर किसी तरीके से ये u मालूम हो गया, जो डिपेंडेंट वेरिएबल ये मालूम हो गया, और फिर मालूम होने के बाद वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो आपको दी गई है उसको सेटिस्फाई भी कर रहा हो, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अंडर डिस्कशन है, अगर उसको ये u सेटिस्फाई भी कर रहा हो तो इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ut, अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? ये जो सॉल्यूशन है ये उठा के हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे। अब पुट करने का तरीका क्या होता है? पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, ut, तो हम इसी u से ut निकालेंगे। ut का क्या मतलब है जी? कि पार्शियल u बाय पार्शियल t हम फाइंड करेंगे। करें जी पार्शियल u बाय पार्शियल t के लिहाज से डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन x जो है ये कांस्टेंट होगा और एक्सपोनेंशियल माइनस 4t का डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल माइनस 4t और ये माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो पार्शियल u बाय पार्शियल t आएगा जी -4 साइन x एक्सपोनेंशियल माइनस 4t। ये पार्शियल डेरिवेटिव मैंने कहाँ से निकाले हैं? इस u से, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे देखें, पहले हमने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो हमने इस u से निकालने हैं। फिर राइट हैंड साइड पे आएंगे ux x है, तो इसका मतलब है दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट से इसी u का। तो u का पार्शियल u बाय पार्शियल x मालूम करेंगे x के लिहाज से डेरिवेटिव। तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस 4t तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा जी cos x और ये एक्सपोनेंशियल माइनस 4t। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x और एक्सपोनेंशियल माइनस 4t, ये एज इट इज़। तो अब हमने जो पार्शियल u बाय पार्शियल t कहाँ से मालूम किया? इस u से, जिसको हमें साबित करना है कि ये सॉल्यूशन है, और ये सेकंड डेरिवेटिव भी हमने यहीं से मालूम करना है। इन दोनों को हम पुट कर देंगे स्टेरिक में, ये वाली जो स्टेरिक है। तो स्टेरिक क्या है? ut लेफ्ट पे है तो ut की जगह मैं लिखूंगा -4 साइन x एक्सपोनेंशियल माइनस 4t। ये मैंने ut की जगह, ये पार्शियल u बाय पार्शियल t की जगह ये पुट कर दिया यहाँ पे 4। अब इज इक्वल टू, तो ये इज इक्वल टू 4 एज इट इज। u एक्स एक्स की जगह मैं ये पुट करूँगा, u एक्स एक्स की जगह ये u एक्स एक्स है, माइनस साइन, ये माइनस मैं यहाँ लगा दूंगा, ये आ जाएगा साइन x एक्सपोनेंशियल माइनस 4t। तो ये चेक करें, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन दिया गया था वो वाकई इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कैसे हमें पता चलता है कि जी ये जो सॉल्यूशन दिया गया है ये इसका है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो तरीका ये होता है कि ये आपको फंक्शन दिया गया है u, ठीक है, आपने साबित करना है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने डेरिवेटिव है वो निकाल लेने, राइट हैंड साइड पे जितने डेरिवेटिव है वो निकाल लेने और इसके अंदर पुट कर देने। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये हमारी ये जो सॉल्यूशन दिया गया है ये वाकई इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। ये एक एग्जांपल देखें, u(xt) ये आपको दिया गया है, ये बराबर है जी cos t और cos x के, और आपसे कहा जा रहा है कि जी ये सॉल्यूशन है, और PD भी दे रहा हूँ मैं आपको। PD जो दी हुई है वो है utt
इज इक्वल टू यू एक्स एक्स। आपने ये साबित करना है कि ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है, शो करना है। तो कैसे करेंगे, u का 2 दफ़ा डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से निकालेंगे, 2 दफ़ा x के लिहाज से निकालेंगे और यहाँ से इसको यूज़ करके निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है तो इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्यूशन को देख सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ आती है जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने घर पे आप लोगों ने कुछ काम करना है, ठीक है। मैं इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ u1 xy u2 xy u3 xy sin xy और एक पीडी लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक पीडी ये है x पार्शल u बाय पार्शल x माइनस y पार्शल u बाय पार्शल y इज इक्वल टू 0। ये पीडी है, ठीक है। अच्छा, ये 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब होता है जी फर्स्ट सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन ये रहा, ये सेकंड सॉल्यूशन है और ये थर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसे मैं कह रहा हूँ ऐसे फर्स्ट सॉल्यूशन डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, मैंने नाम रख दिए इसके। ये सेकंड सॉल्यूशन, ये थर्ड सॉल्यूशन। आप लोगों ने करना ये है कि ये जो सॉल्यूशन है ये u1 ये भी इसका सॉल्यूशन है, साबित करना है। कैसे करेंगे? अच्छा, 1 से आपने परेशान नहीं होना। 1 सिर्फ ये बता रहा है कि ये फर्स्ट सॉल्यूशन है ये u ही, ठीक है। ये भी u है, ये भी u है। 1 2 3 बता रहे हैं कि ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, सेकंड थर्ड ये सबस्क्रिप्ट है। आपने करना ये है कि ये जो u1 ये सॉल्यूशन है फर्स्ट सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन है इस पीडी का, ये सेकंड भी इस पीडी का सॉल्यूशन है, ये थर्ड भी इस पीडी का सॉल्यूशन है। ये आपने साबित करना है। कैसे करेंगे? पहले मैं u का डेरिवेटिव लूँगा x के रिस्पेक्ट से यहाँ से, फिर u का डेरिवेटिव लूँगा y के रिस्पेक्ट से और इसमें पुट कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए, ठीक है। आ जाएगी, आप देखेंगे। u2 पुट करेंगे, यानी u2 पुट करने का क्या मतलब है कि आप कैसे पुट करेंगे? यहाँ u का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से, मगर आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को यूज़ करेंगे या इस सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे। फिर u का डेरिवेटिव आप y के रिस्पेक्ट से लेंगे, इसको यूज़ करेंगे। आप देखेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि ये तीनों के तीनों इसके सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए शराइत है। इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए, ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन पे लगता है। और इक्वेशन क्या होनी चाहिए? होमोजीनियस, ठीक है। तो ये इक्वेशन लीनियर भी है और होमोजीनियस भी है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ लीनियर और होमोजीनियस इक्वेशन के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है ये। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि अगर किसी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, जैसे इसके सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है u1, दूसरा सॉल्यूशन है u2, तीसरा सॉल्यूशन है u3, फिर इस तरह अगर फर्ज करें और भी सॉल्यूशन है u4, u5 और अप टू un, जितने भी सॉल्यूशन है, तो इन सॉल्यूशन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, ठीक है, मैं 3 के एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखें, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है u1, इसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, मैं उसे कह रहा हूँ c1। इस u2 को भी मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसे मैं कहूँगा c2। इसको भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, c3, u3। अब समझने की कोशिश करें, u1 क्या चीज़ है? फर्स्ट सॉल्यूशन। u2 क्या चीज़ है? सेकंड सॉल्यूशन। u3 है थर्ड सॉल्यूशन। और ये c1, c2, c3 क्या है? ये कांस्टेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ठीक है, कुछ भी ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 3, कोई भी रियल नंबर ले लो। तो इन सॉल्यूशंस को अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने 1 2 3 इसलिए नहीं लिया कि मैं जनरलाइज सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ताकि c1 c2 c3 कुछ भी हो सकता है। तो ये इसको भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को भी, थर्ड को, और इनको ऐड कर दिया हमने, ठीक है। सब सॉल्यूशन को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने इन्हें ऐड कर दिया। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, तो
ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये जो आ रहा है, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि अगर हम आपके पास इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तीन सॉल्यूशन मौजूद हैं, तो आपने इन तीनों को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो भी इसका सॉल्यूशन है। दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ पीडी, ये भी इस पीडी का सॉल्यूशन है, और इसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको यूँ समझ लेते हैं कि अगर फर्ज करें आपके पास एक पीडी है, उसका एक सॉल्यूशन है U1, एक सॉल्यूशन है U2, एक सॉल्यूशन है U3, एक है U4, और वो लीनियर है, वो पीडी और होमोजीनियस है। तो आप जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जिसको हम U से ज़ाहिर करेंगे। U का मतलब होगा जनरल सॉल्यूशन, GS। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये GS ये ऐसे फाइंड करेंगे कि इसको भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा C1U1, इसको भी कांस्टेंट से करूंगा C2U2, इसको भी कांस्टेंट से करूंगा C3U3, इस सॉल्यूशन को भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा C4U4, और इन सब को आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसके U1, U2, U3, U4 अप टू UN सॉल्यूशन आपके पास मौजूद हो, तो आपने इन सॉल्यूशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। उसको आप U कहेंगे, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। और ये जो आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, इसको हम कहते हैं, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा की ज़ुबान में लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, किस किस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, U1 का, U2 का, U3 का। ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, U3, U4, U2, U1। तो हमारे पास जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास U1, U2, U3 अप टू UN कितने भी सॉल्यूशंस हैं, आप इन सॉल्यूशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। तो आप इसका देखें ना, एक तो कहने का अंदाज़ ये है कि आप जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जैसे हम ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं U1, एक U2, U3, U4, U5। अब जब भी आप मैथमेटिशियन से मिलेंगे वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप इनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, वो यूँ नहीं कहेगा। वो कहेगा ये कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें। तो जब वो आपसे कहेगा कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लें, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेने का मतलब ये है कि आप इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, इसको भी कांस्टेंट से करें, इसको भी कांस्टेंट से करें, इसको भी कांस्टेंट से करें, और इसको भी कांस्टेंट से करें। इन पांचों सॉल्यूशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनको ऐड कर दें। ये जो आपने पांचों सॉल्यूशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया ना, इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, U1, U2, U3, U4, U5। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो आपने इन पांचों सॉल्यूशन का लिया है, इसको हम कहेंगे U, और ये U जो है ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो ये कुछ बेसिक्स थी पीडी से रिलेटेड, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे एंड हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह बशर्ते हयात व दस्तयाबी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ नई डिस्कशन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।